तुम्हारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाए जाने के फैसले की जारी है मुखालफत। पाकिस्तान की मुखालफत का खमियाजा भुगत रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के कौम परस्त। और गांदरबल में मुनक्किद किया गया खास हेल्थ चेकअप एंड एजुकेशन कैंप। गिलगित बल्तिस्तान को लेकर पाकिस्तान अक्सर साजिशें रचता है। ऐसा इसलिए ताकि इस खित्ते पर उसका कब्जा ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो सके। आबादी का तवाजुन बदलने से लेकर शिया फिरके के लोगों का कत्लेआम कराने तक न जाने कितनी साजिशें पाकिस्तान ने रची हैं, ये उन्हें खुद भी याद नहीं होगा। इस दौरान वक्त बदलता गया, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों और फौजी अफसरान का इस खित्ते को लेकर नजरिया तब्दील नहीं हुआ। कुछ अरसा पहले यहाँ एक नए किरदार की एंट्री हुई जिसका नाम है चीन। अपने एम्बिशियस मंसूबों को पूरा करने के लिए चीन की गिद्ध जैसी नजरें भी गिलगित बल्तिस्तान पर गड़ गई, क्योंकि जोग्राफियाई लिहाज से इस पूरे इलाके की काफी अहमियत है। ऐसे में चीन के मंसूबों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने नया पैतरा खेला और इस इलाके को अपना सूबा बनाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद से ही पाकिस्तानी फैसले की मुखालफत जारी है। ये बात तकरीबन सभी जानते और मानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान ने अपना 5वां सूबा बनाने का फैसला कोई अचानक नहीं लिया है, बल्कि इसके लिए लंबे वक्त से प्लानिंग चल रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फैसले के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में सभी अहम पाकिस्तानी सियासतदानों की मीटिंग बुलाई और उन्हें इस फैसले की जानकारी दी। जब शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसे कश्मीर का हिस्सा और मुतनाज़ा खित्ता बताते हुए मुखालिफत की, तो उन्हें डांट कर चुप करा दिया गया। अब ऐसे में ये लीडरान भला कर भी क्या सकते थे, क्योंकि ये बात तो सभी जानते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी मोल लेना तो फिर भी आसान है, लेकिन पाकिस्तान में रहकर वहां की फौज से अदावत मोल लेना उससे भी ज्यादा जोखिम भरा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी सियासत के बड़े चेहरे इस फैसले पर तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन दबे अंदाज से। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद लें। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का ये हक है और वो अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करेंगे। ने वहां उस मीटिंग में भी पॉइंट आउट किया था कि एक बंदा भी गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाला उस मीटिंग में नहीं था। जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने चाहिए। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को अपना 5वां सूबा बनाने की ख्वाहिश जाहिर की है। इससे कब्ल भी ऐसे मौके आ चुके हैं, लेकिन हर तरफ से भारी मुखालिफत को देखते हुए पाकिस्तान को अपना इरादा बदलना पड़ा। लेकिन इस बार बात कुछ अलग नजर आ रही है, और वो इसलिए क्योंकि इस बार ये कोशिश किसी सियासी जमात की तरफ से नहीं, बल्कि सभी जमातों को कंट्रोल करने वाले इदारे पाकिस्तानी फौज की तरफ से हुई है। वैसे इधर फैसले का ऐलान हुआ और दूसरी जानिब इसकी मुखालिफत भी शुरू हो गई। न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लीडरान भी गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाए जाने के हरगिज खिलाफ हैं। जब रियासत के लोग आपके खिलाफ उठेंगे तो तब कहेंगे ये कतार है, तब कहेंगे ये इंडियन एजेंट्स है, कोई कहेगा ये CIA का है, कोई कहेगा ये रॉ का है, कोई कहेगा ये मोसाद का है, कोई कहेगा ये दाएं बाजू का है, कोई कहेगा ये बाएं बाजू का है। लेकिन याद रखो, हम आपको जारी तस्लीम नहीं किया करते थे, लेकिन बदकिस्मती से आपने वो वक्त लाकर छोड़ दिया। खान साहब, माहरीन ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाने की बात वहां की फौज और इमरान खान हुकूमत कर रही हो, लेकिन इन्हें पर्दे के पीछे से कोई और ही कंट्रोल कर रहा है।
इन सब की चाबी यहाँ से बहुत दूर बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग के हाथों में है। इस ऐलान के पीछे चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे, जिसे सिपैक का भी नाम दिया जाता है, उसका सबसे बड़ा रोल है। इसके तहत एक तरफ पाकिस्तान पर चीन के सरमायाकारों का दबाव है, तो वहीं पाकिस्तान के बदतरीन मुआशी हालत के मद्देनजर पाकिस्तानी सरमायाकारों ने भी इसके लिए हुकूमत पर दबाव बनाया हुआ है। इन सरमायाकारों में ज्यादातर पाकिस्तानी रिटायर्ड फौजी हैं, जिन्होंने अपनी कंपनियां खोल रखी हैं और वो चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दबाकर अपनी झोली भरी जाए। लेकिन ये बात न ही गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कबूल है और न ही नाम निहाद आजाद कश्मीर के लोगों को। हमने अपनी आंखों से तारीख के आईने के अंदर इस बात को देखा कि आपने 1962 में गिलगित के एक बड़े हिस्से एक्साइज चीन को चाइना के हवाले कर दिया और कहा कि हम इसको सकते हैं, इसे चाइना के हवाले किया जाए। फिर हमने ये भी देखा कि हमारे ही लोगों ने जो है वो 28 अप्रैल 1949 को माल्टा कराची के तहत गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के कंट्रोल में दे दिया, लेकिन आप गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक देने में नाकाम रहे। दरअसल चीन ने दहशतगर्दी के लिए जन्नत कहे जाने वाले मुल्क में इतने बड़े पैमाने पर सरमायादारी तो कर दी, लेकिन अब उसे दहशतगर्द हमलों का खौफ सता रहा है। उसे इस बात की फिक्र है कि उसके शहर कासगर से जब कोई ट्रक माल लेकर चलेगा तो क्या पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद वो माल सलामत रहेगा। यही वजह है कि चीन पाकिस्तान पर यह दबाव बना रहा है कि वो इस मंसूबे को सलामत रखने के लिए हर इक़दाम करे। जाहिर है इसका मतलब फौज और हिफाजती अमलों की मौजूदगी ही नहीं, बल्कि उनकी मुस्तैदी भी शामिल है। इन हालात में गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाए जाने की बात अहम हो जाती है, क्योंकि तब वो सूबाई असेंबली से इस बाबत बिल पास करा लेगा कि चीनी फौजियों की मौजूदगी से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। खान साहब हमें ये भी बताए, उनके लीडर्स हमें ये भी बताए क्या इन 73 सालों में चाइना गिलगित बल्तिस्तान पर कंट्रोल कर रहा था? क्या इन 73 सालों में कोई दीगर मुल्क इस गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कर रहा था? नहीं जनाब, यहाँ पर तो आप ही हुक्मरान थे। इसका मतलब है कि अगर आप 73 सालों में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनका हक नहीं दे सकते हो तो तुम आने वाले इलेक्शन में सूबे का ड्रामा करके इसे सूबे की कोशिश बना के उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, जिसके खिलाफ गिलगित के लोग बाहर आ चुके हैं। पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में साजिशों के तहत मकामी बाशिंदों को और इख्तियारात दिए जाने का शिगुफा अक्सर छोड़ता है। अब तो यहाँ के अवाम को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में नुमाइंदगी देने के सब्ज बाग भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन कौम परस्त रहनुमा बलूचिस्तान की मिसाल देकर कहते हैं कि वो तो पाकिस्तान का चौथा सूबा है। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बलोचियों को रहनुमाई हासिल है, लेकिन बलूचिस्तान का हाल देखकर यही मालूम होता है कि सूबा बनने और नुमाइंदगी हासिल होने के बावजूद भी गिलगित के अवाम को कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत से लोग गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक दिए जाने की बात करते हैं, जबकि बहुत से लोगों का मानना है कि उन्हें हुकूक नहीं बल्कि पाकिस्तान से मुकम्मल आज़ादी चाहिए। आज साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में तालीम की अहमियत को सभी तस्लीम करते हैं। तालीम के लिए आलमी सतह पर कॉन्फ्रेंस और सेमिनार मुनक्किद किए जा रहे हैं। नित नई स्कीमें बनाई जा रही हैं। स्कूलों और कॉलेजों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन फिर भी अच्छी नौकरी पाने और कामयाब होने के लिए तालीम के अलावा दूसरी स्किल का भी अहम रोल होता है, जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी और खुद को प्रेजेंट करने का तरीका कैसा है। तालीम के अलावा भी नौजवानों की सलाहियत और काबिलियत को निखारने और संवारने के लिए एक कश्मीरी खातून हिज़्ब जरगर ने खास पहल की है। इसका फायदा नौजवानों को कैसे मिल रहा है, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। भारत नौजवानों का मुल्क है। यहाँ ज्यादातर आबादी नौजवानों की है। इनको जरूरत है तो बस सही तालीम और रोजगार की।
ये मुल्क तरक्की की जानिब तभी आगे बढ़ेगा जब नौजवान सेहतमंद और हुनरमंद होंगे। रफ्तार से भरी इस दुनिया में नौजवानों के अंदर प्रोफेशनल और पर्सनल स्किल होना बेहद जरूरी है। इसी सिमत में कश्मीरी खातून हिस्ब जरगर, जो एक इमेज कंसल्टेंट है, उन्होंने यहाँ के नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनमें मौजूद स्किल्स को निखारने और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जरूरत को समझते हुए एक कोर्स शुरू किया है, जिससे यहाँ के नौजवानों को काफी फायदा हो रहा है। जब भी हम किसी से मिलते हैं, हमारी कोई पर्सनल गैदरिंग होती है या प्रोफेशनल गैदरिंग होती है, हम हमेशा एक दूसरे से मिलने के बाद हमेशा एक कमेंट रहता है, ये कैसा था, वो कैसा था, वो एक हमेशा वो एक छाप रहती है, एक इमेज रहती है। सो दैट्स व्हाई आई स्टेप फॉरवर्ड इन हेल्पिंग पीपल अराउंड, या स्टूडेंट्स की हेल्प करना, कि कैसे एग्जैक्टली उनको प्रेजेंट करना है टू द आउटसाइड वर्ल्ड, या जब वो बाहर जाए कैसे उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। कश्मीर में बुनियादी तालीम हासिल करने के बाद हिस्ब जरगर आला तालीम हासिल करने के लिए दुबई गईं, जहां से उन्होंने MBA और MPA की डिग्री हासिल की। दुबई में सरकारी और नीम सरकारी कंपनियों में काम करने के बाद उन्हें लगा कि यहाँ उनकी तरह और उनसे बेहतर काफी लोग हैं। ऐसे में क्यों न वापस कश्मीर जाकर अपना तजुर्बा दूसरों तक पहुँचाऊं, जिससे काफी लोगों को फायदा हो। यही वजह रही कि उन्होंने यहाँ आकर अपनी क्लासेस शुरू की। जब मैंने देखा कि दुबई इज़ फुल ऑफ टैलेंट्स, उनको ज़रूरत नहीं है इन सब की कम्युनिकेशन स्किल्स की, या फिर इवन व्हाट मुझे अप्रिसिएशन जिस काम में मिलती थी, आई कुड फाइंड दैट वहाँ हज़ारों मेरे जैसे हैं और मेरे से अच्छे हैं। इट्स नॉट ह्यूमन रिसोर्स ज़बरदस्त है, कोई मुकाबला नहीं है उस ह्यूमन रिसोर्स का। तो आई थॉट कि क्यों ना जो मैंने सीखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस सेट है, या फिर जिस पे मुझे अप्रिसिएशन मिलती है, उसको लेकर मैं कुछ आगे करूं। यहाँ आई मैं, यहाँ मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि भाई इफ़ यू वांट टू हेल्प पीपल, एम वो था मेरा मिशन वो था, इफ़ यू वांट टू हेल्प पीपल, सो गो विथ KS। हिस्ब जरगर आलमी वबा नोवेल कोरोना वायरस की वजह से फिलहाल ऑनलाइन के जरिए भी नौजवानों को इस कोर्स की तरबियत दे रही हैं। कोर्स करने के बाद नौजवानों में खुद एतमादी बहाल हो रही है, साथ ही वाजिब लिबास का इंतखाब करने और बोलने चालने की तहजीब में भी तब्दीली देखने को मिली है, जिसकी वजह से उन्हें कई निजी शोबों में बासानी मुलाजमत भी मिल रही है। साथ ही उनके अंदर वो सलाहियत भी आ गई है कि वो अपना खुद का काम शुरू करके बहुत से लोगों को नौकरी दे सके। हमारे डिफरेंट शोज होते थे, साथ ही साथ इवेंट्स भी होते थे, तो कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने में शी हेल्प्ड अस। इनफैक्ट मेरे को स्टार्टिंग में स्टेज फोबिया और ऑडियंस फोबिया होता था, तो शी हेल्प मी अलॉट इन डीलिंग हाउ टू टैकल दोज थिंग्स, तो उसमें हेल्प करा। तो मेरे को मैंने सेशंस पकड़े इन 2017 में, एंड टुडे आई एम एन एक्टर, आई हैव माय ओन प्रोडक्शन हाउस, और अभी मैं एक म्यूजिक वीडियो पे काम कर रहा हूँ एज द डायरेक्टर एंड द एक्टर टू। जम्मू कश्मीर में सलाहियत की कोई कमी नहीं है, अगर थोड़ी कमी है तो इसे निखारने की। हालांकि मरकजी हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से यहाँ के नौजवानों के टैलेंट को निखारने के लिए मुसलसल कोशिशें की जाती रही हैं। यही वजह भी है कि यहाँ के नौजवानों को जब भी मौका मिला है वो अपने हुनर का मुजाहिरा आलमी सतह पर भी कर चुके हैं, और जम्मू कश्मीर में ऐसे नौजवानों की फहरिस्त काफी लंबी है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी कॉलोनी ने कूड़े कचरे की तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में वाक़े बाबूसर टॉप हुकूमत और सयाहों की जानिब से बरती जा रही लापरवाही के सबब बुरी तरह से मुतासिर है। सईद अली बेग ने ट्वीट किया है कि चीन अपने फायदे के लिए फौजी और मईशती ताकत के जोर पर गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में लगा है। इसमें पाकिस्तान की जानिब से मदद मुहैया करवाई जा रही है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के मकामी अवाम का क्या होगा? चीन यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहा है। मुजफ्फराबाद न्यूज बुलेटिन ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बाग इलाके में धारे यूनाइटेड फोरम ने
धारी ब्रिज को पूरा करने का मुतालबा किया है। इसके लिए छतर बाजार में शटर डाउन हड़ताल मुनक्किद की गई। DIPR-J&K ने ट्वीट किया है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत जिला उधमपुर में बसंतगढ़ ब्लॉक के चकल पंचायत में मकामी अवाम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले अपने घर में गृह प्रवेश किया। इस अहम मंसूबे की बदौलत उनका अपने घर का ख्वाब साकार हुआ। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि 850 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के सिमत में एक बड़े फैसले में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने अपनी सिफारिश पेश की है, जिसके तहत इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को JK पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के जॉइंट वेंचर के तौर पर तैयार किया जाना तय किया गया है। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि IPL मैचों की धूम के बीच श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में प्ले फॉर पीस नामी क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। इसका मकसद इलाके में खेलों को फरोग देना है। 9 साल कबल हुंजा में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी हिफाजती अमले ने लोगों को न सिर्फ मारा पीटा बल्कि इनके ऊपर इंसदादे दहशतगर्दी के इल्जाम लगाकर और झूठे मुकदमों में फंसाकर तवील अरसे के लिए जेलों के पीछे धकेल दिया। इन लोगों को कभी हुंजा तो कभी गाकूच की जेलों में शिफ्ट किया जाता रहा। इनकी रिहाई के लिए मुसलसल कोशिश की जाती रही, लेकिन किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया गया। फिर भी पाकिस्तान हुकूमत के इन काले कारनामों के खिलाफ लगातार आवाज उठती रही कि किस तरह से मकामी नौजवानों को पाकिस्तान की मुखालफत की सजा जिंदगी भर के लिए जेल में रहने के तौर पर मिल रही है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। स्कर्दू में इकट्ठा हुए ये लोग किसी घरेलू मसले का अजाला करवाने को लेकर एहतजाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सभी अपने अपने घरों से बाहर निकलकर एंटी टेररिज्म एक्ट के शेड्यूल 4 के तहत झूठे मुकदमों में गिलगित बल्तिस्तान की जेलों में कैद कौम परस्तों की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ लामबंद हुए लोग इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि जेलों में बंद कौम परस्तों पर अजियतें बरपा कर उन्हें इतना लाचार बना दिया जाए कि उनका हौसला जवाब दे जाए। बरसों से कैद लोगों में एक नाम बाबा जान का भी शामिल है। आज हमारे ये दोस्त कोई दहशतगर्द नहीं थे। आज हमारे ये दोस्त कोई असलहा लेकर जद्दोजहद करने वाले लोग नहीं थे। ये हमारी तरह जमहूरी प्रोसेस के थ्रू अपने राइट्स लेना चाहते थे। इनका डिमांड ये था साले अताबाद की इंक्वायरी बिठाई जाए। गिलगित बल्तिस्तान पर 73 बरसों से पाकिस्तान का कब्जा है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि इस इलाके पर पाकिस्तानी फौज का कब्जा है। फौज के खिलाफ जाने की मकामियों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा वाकया हुंजा में पेश आ चुका है, जब मामूली सी बात पर बाबा जान और दूसरे कौम परस्त साथियों को पाकिस्तान फौज ने उठा लिया और उन्हें एंटी टेररिज्म एक्ट के शेड्यूल 4 के तहत जेल में डाल दिया गया। तब से इसके खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान में ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में भी आवाज उठ रही है। ये हमारे दोस्त जेल के अंदर हैं। दर्जनों साथियों को तुमने शेड्यूल 4 में डाला। शेड्यूल 4 मजहबी दहशतगर्दों के लिए बनाया था। जो लोग मजहबी दहशतगर्दी में मुलविस थे उनके खिलाफ बनाया था। जिसने कारगिल नाले में पुलिस पार्टी के ऊपर हमला किया, कमांडर खलील, वो शेड्यूल 4 में नहीं था। वो शेड्यूल 4 में नहीं था। क्यों? वो तुम्हारे गोद का बच्चा था। आज दुनिया जानती है कमांडर खलील को किसने पैदा किया। दुनिया जानती है बसों से उतार कर लोगों को कत्ल करने वालों के पुष्प में कौन है। यहाँ के कौम परस्तों के साथ जिस तरह की नाइंसाफी हुई है, उससे सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में ही पाकिस्तान के खिलाफ नफरत नहीं पैदा हुई, बल्कि पाकिस्तान के शहरी भी आवाज उठाते आए हैं। कौम परस्तों पर कार्रवाई ने अवाम के गुस्से और जज्बात को मजीद भड़का दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पर जुल्म करके पाकिस्तानी फौज
अपना दबदबा साबित करना चाहती है। वो ये दिखाना चाहती है कि इस इलाके पर उसी की मिल्कियत कायम है। बिना किसी कायदे कानून के अवाम को सजा देकर उस डर को बरकरार रखना चाहती है जो उसने इतने बरसों में पैदा किया है। लेकिन अब नौजवान मुत्तहिद हो रहे हैं। हमजा के बेगुनाह असीरों को 70 सालों की सजा दी गई है, वरना एक महज़िब मुल्क के कवानीन के लिए 11 अगस्त 2011 से लेकर अब तक इख्बारात के बयानात, उस वक़्त के वज़ीर कानून का बयान, इंसानी हुकूक के तंजीमों के बयानात, मुल्क के काबिल इज़्ज़त सेनेटर्स के बयानात और जनाब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ उलवी के बयान, 8 सालों से असीरों को जेलों में बंद करना इनके साथ जुल्म की इंतहा हुआ है। इन लोगों में गुस्सा पूरे सिस्टम के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, इसकी सख्त पॉलिसियों के खिलाफ है, एंटी टेररिज्म एक्ट के उस शेड्यूल 4 के खिलाफ है जो किसी को कहीं भी गिरफ्तार करने और बरसों तक जेल में रखने की इजाजत देता है। लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मुसलसल जद्दोजहद को दबाने में पाकिस्तान नाकाम रहा है। इतने बरसों से जो मजालिम पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले इलाकों में बरपा रखे हैं, उनकी पोल पट्टी खुलने लगी है। ये सच सामने आने लगा है कि गिलगित को गुलामी के लिए मजबूर कर रखा है इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों और रावलपिंडी में बैठे फौजी जनरलों ने। कोरोना वबा के इस दौर में आवाम की जिंदगी मुतासिर हुई है। रोजमर्रा के काम तो काफी हद तक पटरी पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी मुश्किलात अभी भी बनी हुई हैं। ऐसे में आवाम की तकलीफों को दूर करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। वैसे भी जम्मू कश्मीर के अवाम, खासतौर से तालिबे इल्मों और गरीब कुनबे के अफराद की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत और इंतजामिया हमेशा कोशा रहती है। इसके अलावा मुख्तलिफ NGO भी इस सिमत में अपनी तरफ से कारकर्दगी को भरपूर तरीके से निभा रहे हैं। इसी कोशिश के तहत गुज़िश्ता रोज गांदरबल में एक खास हेल्थ चेकअप एंड एजुकेशन कैंप मुनक्किद किया गया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम में पूरा मुल्क और बेशतर अवाम एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। मुल्क के तमाम हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जंगी सतह पर मकामी अवाम को इस वबा से बचाने के लिए संजीदा काम किए जा रहे हैं। इंतजामिया की मुस्बत कोशिशों के जरिए अवाम की सेहत और तालीम से मुतालिक काम में गैर सरकारी इदारे भी अपना ताउन दे रहे हैं। फिर चाहे बात जरूरतमंदों को तिब्बी सहूलियात फराहम करवाने की हो या फिर तालिबे इल्मों की करियर काउंसलिंग और उनकी बेहतर रहनुमाई करने की, मुख्तलिफ NGO भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। इसी सिमत में गांदरबल के सफापुरा में एक हेल्थ और एजुकेशन फेयर का एहतमाम किया गया। मकसद इसका ये था कि हमारे कुछ फैसिलिटीज़ हैं आजकल जो कॉमन लोगों के लिए हैं, तो वो यहाँ पे इन पर्सन आके हम लोगों को बताएं। जैसे डायलर डॉक्टर सर्विस है, एक टोल फ्री नंबर इशू किया गया है जिस पे आप अपने घर पे बैठ के फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन गेट कंसल्टेशंस फ्रॉम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अक्रॉस द ग्लोब, जो हमारे कश्मीरी डायस्पोरा के डॉक्टर्स हैं। या आजकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की प्रॉब्लम रहती है, जो पेशेंट्स होम आइसोलेशन में होते हैं, रिकवर्ड या माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट्स, उनके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हम लोग इशू करते हैं। वी हैव प्रोक्योर्ड लॉट ऑफ देम। तिनका तिनका जोड़कर आशियाना तैयार होता है। इसी तरह हाथ से हाथ मिल जाए तो कोई भी मुश्किल नहीं रह जाती है। कोविड-19 के इस दौर में वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ ऐसी ही तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, जहां एक तरफ मरीज कोरोना वायरस के चैलेंजों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब छोटी मोटी बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। BP, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, शुगर जैसी कई दूसरी बीमारियों में मुब्तला ऐसे मरीजों को भी इलाज और मुआवजे की फिलफोर जरूरत है। इसीलिए इस खास कैंप में डॉक्टरों के जरिए बहुत से लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया और दवाइयां भी तकसीम की गईं।
कोविड है हर जगह पे, तो यहाँ पे इन्होंने ये हेल्थ कैंप स्टार्ट किया है। इससे बहुत सारे यहाँ पे गाँव के जो मतलब पेशेंट्स आए हैं अपना चेकअप कराने, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा इस सब चीज़ों से। और ये सारे कैंप्स होने चाहिए, हर जगह पे होने चाहिए, इससे एक्सपोजर मिलता है। कोरोना वायरस के बदअसरात से सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर लाहक है। इस वबा से कैंसर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम और इन जैसी दूसरी बीमारियों के मरीजों को बचाव की खास जरूरत रहती है। ऐसे में एनजीओ की जानिब से उठाए जाने वाले इकदामात से मकामी लोगों को काफी मदद मिल रही है। इसके अलावा ऐसा भी देखा जा रहा है कि इन दिनों तालिबे इल्मों को भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मसलन आगे चलकर इन्हें किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए या फिर कौन सा कॉलेज ऐसा है जहां उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप मिल सकती है। खास तौर से समाज के कमजोर तबके से ताल्लुक रखने वाले तलबा और तालिबात तो इस सिमत में कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद रहते हैं। ऐसे में ये कैंप और यहाँ मिली प्रोफेशनल गाइडेंस उनके लिए बेहद खास साबित हुई। यहाँ पे हमको ऑलरेडी एक IAS ऑफिसर्स भी थे इनवाइटेड एंड डॉक्टर्स भी थे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोजर बहुत लैक कर रहा है, तो उसको टैकल करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया सो दैट स्टूडेंट्स कैन असेस इन देयर फ्यूचर। जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं बट बिलोंगिंग टू अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। हमारा टाई अप है, MOU है हमारा, मोर देन 20 कॉलेज, टॉप नॉच कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द इंडिया एंड अब्रॉड। पहले लॉकडाउन और उसके बाद हुए अनलॉक के दौर में लोगों की मदद के लिए ये गैर सरकारी इदारे काफी संजीदगी से अपने फराइज को अंजाम दे रहे हैं, जिसके जरिए जहां मुआशरे में वक्त रहते अवाम को मदद मिल रही है, तो वहीं लोगों में एक दूसरे की मदद और खिदमत करने का जज्बा भी बढ़ रहा है। जरूरत है कि इस तरह की कामयाब पहल के सिलसिले को और भी आगे बढ़ाया जाए और ऐसे मजीद कैंप मुनक्किद किए जाएं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।